हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कस्टम एक्सेप्शन या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होती है। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सेप्शन पर बहुत सारी बातें की हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होती है, चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, ट्राई कैच फाइनली क्या होता है, थ्रो एंड थ्रोज क्या होता है। बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी। तो जावा में क्या होता है कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्लासेस होती हैं जो थ्रोएबल होती हैं। मतलब कि वो एज अ एक्सेप्शन जनरेट हो सकती हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है तो जावा किसी न किसी थ्रोएबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना करके थ्रो कर देता है। तो जावा की नज़र में कुछ ही प्री डिफाइंड चीजें हैं जो एक्सेप्शन हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में ऐसा कई बार हो सकता है कि हमें अपने अकॉर्डिंग कुछ एक्सेप्शन को सेट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं एक आपको अच्छा एग्जांपल यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ और मेक श्योर कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रोबोट है। रोबोट का काम मान लीजिए कुछ भी होगा। मान लीजिए रोबोट एक एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, लेट्स से पिक बाउल नाम से। जैसे मैं यहाँ फंक्शन बना देता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ पब्लिक, लेट्स से मैं यहाँ पर बूलियन वैल्यू रिटर्न करता हूँ, बूलियन गेट बाउल, BOWL। अब ये बहुत ही तगड़ी फेमस कोडिंग मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर सिंपली आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ FAL और यहाँ से मैं फॉल्स रिटर्न करता हूँ। फॉल्स रिटर्न होने का मतलब क्या है कि जब रोबोट बाउल को पिक करने जाएगा जहां कभी कहीं भी डिजायर्ड लोकेशन पर, एक प्री डिफाइंड लोकेशन पर, तो वहां पर मान लीजिए उसको बाउल नहीं मिलेगा। अब रोबोट को अगर बाउल नहीं मिलेगा तो वो कुछ रजिस्टर्स के माध्यम से ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखिए, ये बहुत तगड़ा प्रोग्राम नहीं है, मैं सिंपल बता रहा हूँ रोबोट किस तरह से काम करता है। सब रजिस्टर्स पर बेस्ड होते हैं, आपको पता है। अगर नहीं पता है तो कोई भी हमारे पास मशीन है उसमें रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स पर ही हम डेटा को रीड या राइट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब गेट बाउल फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो उसको बाउल नहीं मिलेगा, हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दे रहे हैं। अब जब उसे हमारे रोबोट को बाउल नहीं मिलेगा तो मैं एक एक्सेप्शन को जनरेट करना चाहता हूँ, बाउल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब ये हमारे एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये नेसेसरी एक्सेप्शन है। हमें इस एक्सेप्शन की रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है, हमारा ऐसा प्रोग्राम हम लिख रहे हैं कि हमें अपने प्रोग्राम में इस तरह की कोई एक्सेप्शन, बाउल नॉट फाउंड एक्सेप्शन चाहिए। लेकिन जावा की नज़र में तो ये एक फ्री डिफाइंड एक्सेप्शन नहीं है ना। तो वहीं पर आ जाता है कस्टम एक्सेप्शन या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट। तो मैं क्या करूंगा कि हमारे पास एक यहाँ पर रोबोट क्लास है जिसके अंदर मेन फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर से, जैसे रोबोट एक्शन नाम का एक क्लास है, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। लेट्स से रोबोट एक्शन आर, रोबोट एक्शन RA नाम से, न्यू रोबोट एक्शन इस तरह से बनाऊंगा। मैं RA डॉट, मैं क्या करूंगा, गेट बाउल फंक्शन को कॉल करूंगा। अब ये गेट बाउल फंक्शन क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ, मैं इसको इफ कंडीशन के अंदर लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ, सॉरी, मैं लिखता हूँ गेट बाउल। अगर इस गेट बाउल के द्वारा रिटर्न की गई वैल्यू फॉल्स है तो मैं उसको नॉट कर दूंगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर बाउल उसे नहीं मिल रहा है तो हमें यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट करनी है। मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ, THROW, थ्रो न्यू बाउल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐसा मैं लिखना चाहता हूँ, है ना। अब आपको जावा में सब कुछ पता है कि ये थ्रो कीवर्ड क्यों यूज होता है, न्यू हम लोग किस तरह से एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। मैं कुछ ऐसा अपने प्रोग्राम में लिखना चाहता हूँ। तो जब मैं इस एक्सेप्शन को थ्रो करूंगा, जब मैं इस एक्सेप्शन को थ्रो करूंगा तो इसको कैच करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए, है ना, है ना। तो अब इस एक्सेप्शन को हम लोग कैच कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर एरर जनरेट हो रही है तो हमें इसको कैच करना है। कैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे, है ना। हम लोगों को ये बात पता है। अच्छा, इस इफ में एक ही ब्लॉक लिखा, एक ही स्टेटमेंट है, तो हम इस करली ब्रेसेस को भी हटा सकते हैं इस तरह से, है ना। मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा कोड है एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, इसको हम कहाँ रखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। अगर एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो जो कोड हमें एक्सेप्शन जनरेट कर रहा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्राई के अंदर रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कैच इस तरह लगा करके हम लोग एक्सेप्शन को कैप्चर कर लेते हैं। तो उसी क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना करके इस तरह से हम लोग एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं।
और सिस आउट लगाएंगे और ई डॉट गेट मैसेज फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे। अब यहाँ पर सजेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो क्लास है हमारे पास बाउल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये कोई प्री डिफाइंड थ्रोएबल क्लास नहीं है ना। तो इसको पहले हमें बनाना पड़ेगा थ्रोएबल, तो उसको हम समझते हैं। फिलहाल मैं MESSAGE गेट मैसेज फंक्शन को यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर गेट मैसेज फंक्शन को यहाँ पर मैं कॉल कर लूंगा इस तरह से। तो हमारी एक्सेप्शन इस तरह से हैंडल हो जाएगी। अब क्योंकि हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना करके थ्रो करना चाह रहे हैं, तो हमें अपने इस क्लास को बनाना पड़ेगा थ्रोएबल। जैसे जावा या हम लोग क्या करते थे, जब भी एक्सप्लिसिटली हम लोग ऑब्जेक्ट बना करके जावा का एक्सेप्शन थ्रो किया करते थे, तो हम लोग इन्हीं में से किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करते थे। तो इन क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग थ्रो क्यों कर पाते थे, क्योंकि इन क्लास में वो एक्सेप्शन वाली थ्रोएबल वाली प्रॉपर्टी है। तो अगर अब सोचो कि अगर जैसे एक्सेप्शन क्लास यहाँ पर है, तो इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी है जो एक एक्सेप्शन क्लास में होनी चाहिए। तो अगर इसके सारी की सारी प्रॉपर्टी, इस एक्सेप्शन क्लास की सारी प्रॉपर्टी मुझे मेरे इस क्लास में चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं उस क्लास को, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा उसको, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एग्जाम्पल EXA एक्सेप्शन, सॉरी EXCEP एक्सेप्शन। क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर एक्सेप्शन क्लास को मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, इनहेरिट कर लूंगा। अब जैसे हमने एक्सेप्शन क्लास को इस क्लास ने इनहेरिट कर लिया, तो अब क्योंकि इस क्लास के अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आ गई जो एक्सेप्शन क्लास में है, और अगर हम एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हैं, तो अब हम इस क्लास के भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हैं। और जिस तरह से हम एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करने के बाद उसको हम कैच कर लेते थे, कैच कैच का यूज करके, कैच ब्लॉक का यूज करके, उसी तरह से जब हम इसकी ऑब्जेक्ट बना करके इसको हम थ्रो करेंगे, तो कैच ब्लॉक का यूज करके हम इसको भी कैच कर सकते हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब वो एरर चली गई है। हमने क्या किया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो किया और उसको यहाँ पर कैच कर लिया, है ना। तो अब ये जो प्रोग्राम होगा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तगड़े लॉजिक पर लिखा गया होगा। ये सिंपल सा एग्जांपल हमने दिया है। तो अगर यहाँ पर एरर, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो यहाँ पर जब वो एरर जनरेट होगी, तो ये वाला यहाँ से हमें मैसेज मिलना चाहिए, ई डॉट गेट मैसेज, है ना। मैं इसके ऊपर एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनसाइड कैच, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रोबोट क्लास, सिंपल। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा एक क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन है गेट बाउल, जो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बाउल नहीं मिलेगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होके आएगा, जिसको हमने नॉट लगा करके ट्रू कर दिया। और अगर ये ट्रू है, तो मुझे इस एक्सेप्शन को जनरेट करना है, बाउल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन को हम यहाँ पर कैच भी कर रहे हैं, है ना। और क्योंकि हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को थ्रो करना चाहते हैं, तो हमें अपनी इस क्लास को एक थ्रोएबल क्लास बनाना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमने एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर लिया है। अब यहाँ पर चलिए हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। मैं यहाँ पर रन करता हूँ, और देखिए लिखा है इनसाइड कैच ब्लॉक, और लिखा है नल। नल क्यों, अब समझिए एक बात को। जब हमने ई डॉट गेट मैसेज फंक्शन को कॉल किया, तो कौन सा वाला गेट मैसेज फंक्शन कॉल हुआ, ये हमने अपनी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पर गेट मैसेज फंक्शन को कॉल किया है। तो क्योंकि ये देखिए, अब हमने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको याद है, तो जो ये थ्रोएबल क्लास होती है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है और एक गेट मैसेज फंक्शन होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल में वो एक्सेप्शन का मैसेज होता है, एक्सेप्शन क्या जनरेट हो रही है वो एक्सेप्शन मैसेज होता है, और गेट मैसेज का यूज करके हम इस स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को, है कि नहीं। लेकिन जब जावा कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो करता था, तो वो एक्सेप्शन को थ्रो करने के साथ साथ इस स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू भी रखता था, और जब हम इस मेथड का कॉल करते थे, तो वो हमें इस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन क्योंकि ये हमने कस्टम एक्सेप्शन बनाई, तो हमने इस स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू रखी ही कहाँ है, रखी नहीं है वैल्यू, और हम इस वैल्यू को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो तो नल देगा ही ना। तो यहाँ पर नल प्रिंट है। अब उसमें अगर हमें इस वेरिएबल में, जो ये स्ट्रिंग वेरिएबल हमारे थ्रोएबल क्लास के अंदर है,
उसमें हमें वैल्यू को रखना है। अब देखिए इस थ्रोएबल क्लास को हमारे एक्सेप्शन क्लास ने इनहेरिट किया है, तो ये फंक्शन और वेरिएबल हमारे इस थ्रोएबल क्लास में भी आ गए और इस एक्सेप्शन क्लास को हमारी क्लास ने इनहेरिट कर लिया। तो क्या ये दोनों फंक्शन और वेरिएबल हमारी इस क्लास में हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है ये इस थ्रोएबल क्लास में एक प्राइवेट वेरिएबल है। अब प्राइवेट वेरिएबल है तो भले ही वो इनहेरिटेंस की वजह से हमारे इस क्लास में अवेलेबल है, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इनहेरिटेंस के चैप्टर में, जब मैं इनहेरिटेंस पढ़ा रहा था आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखो, क्योंकि ये जावा का कोर्स आपको मास्टर बनाएगा इन सब चीजों में। ये चीजें मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये जल्दी, मतलब कि ठीक है यार बताते हैं लोग, लेकिन मेरा बताने का अपना एक अलग मेथड है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का ढूंढिए आप, तो वो जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग वाला वेरिएबल हमारी इस क्लास में अवेलेबल तो है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है। तो अब मैं इसमें वैल्यू कैसे रखूंगा? तो वो एक्सेसिबल ही नहीं है जब हमारी क्लास में, तो हम अपनी क्लास में वैल्यू कैसे रखेंगे? तो अगर आपने अब कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझा हो कि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, यहां पर देखिए कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। तो अब मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर, आप क्या करिए, कंट्रोल लेकर के माउस आप एक्सेप्शन क्लास पर लाइए और यहाँ पर क्लिक करिए। तो ये एक्सेप्शन क्लास की जो डेफिनेशन है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और इस क्लास ने किसको इनहेरिट किया है? अपनी थ्रोएबल क्लास को, ये वाली क्लास को आप देख सकते हो। और फिर से आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके आप थ्रोएबल क्लास पर आइए, माउस इसको क्लिक करिए और देखिए इस थ्रोएबल क्लास ने, ये थ्रोएबल क्लास है, इस क्लास के अंदर वो जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग वेरिएबल डिटेल मैसेज नाम से वो वेरिएबल बना है, ये प्राइवेट है। अब अगर हमें इस प्राइवेट वेरिएबल में वैल्यू को रखना है तो डेफिनेटली हमें इसी क्लास के, कौन सी क्लास के? थ्रोएबल क्लास के किसी न किसी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी हम इसमें वैल्यू को रख पाएंगे। ये गारंटी है क्योंकि ये प्राइवेट है। और अगर ये प्राइवेट है तो हम इसको इसी क्लास के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट है तो इसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमें कोई ना कोई मेथड ढूंढना पड़ेगा जो पब्लिक हो और इस स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू को रख भी हो रहा हो, पब्लिक भी हो, ताकि हम उसको बाहर से एक्सेस कर सकें और वो इस डिटेल मैसेज वेरिएबल में वैल्यू को रख भी रहा हो। तो आप इस क्लास को पूरा देखो शुरू से लेके अंत तक। इस क्लास को जब आप देखोगे, नीचे स्क्रॉल करो, मैं भी देखता हूँ आपके साथ में, हो सकता है मुझे जल्दी मिल जाए। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना है, ये देखिए, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है ना। नीचे और आइए, हाँ यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बना है जो एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा है वैल्यू और डिटेल मैसेज में वैल्यू को रख रहा है, ये देखिए। तो क्या मैं इस कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकता हूँ इस डिटेल मैसेज वेरिएबल में अपने वैल्यू को रखने के लिए? बिल्कुल, मैं इस कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकता हूँ, है ना। अब ये कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल कहाँ से करूंगा? हाँ, अगर आपने इनहेरिटेंस पढ़ा है तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब क्योंकि इस थ्रोएबल क्लास को एक्सेप्शन क्लास ने इनहेरिट किया है, तो हम एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से इस वाले कंस्ट्रक्टर को सुपर लिख करके इन्वोक कर सकते हैं। अब आपको इसे समझ में आया? अब आप आइए एक्सेप्शन क्लास में, तो यहाँ पर भी एक डिफॉल्ट मेथड बना है ना, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है, सॉरी। और इसके अंदर आप आइए तो यहाँ पर भी देखिए एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना है जो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ले रहा है, जो अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ये मैसेज पास कर रहा है। यानी कि जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, तो ये अपने पेरेंट क्लास यानी कि थ्रोएबल क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्यों? क्योंकि इसमें देखिए मैसेज पास हो रहा है। इसका मतलब अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर इस वाली लाइन के चलने की वजह से ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे समहाउ इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। और अगर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो मुझे एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करते समय एक मैसेज यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग कैसे कॉल करेंगे? हाँ, इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग इन्वोक कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस एक्सेप्शन क्लास को हमारी इस क्लास ने इनहेरिट किया है, तो मैं इस क्लास का
एक कंस्ट्रक्टर बनाऊं, देखना ध्यान से, पब्लिक ऐसे मैं लिखूंगा और यहाँ पर, और इस क्लास इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से अगर मैं सुपर लिखूं, सुपर लिख करके अगर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं, तो आप बताइए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्योंकि हमने जब सुपर लिख करके इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो हमारी एक्सेप्शन क्लास का डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि हमने कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किया। लेकिन अगर सोचो हम यहाँ से कोई आर्गुमेंट्स पास कर दें, तो हमारी एक्सेप्शन क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो जो हमारे थ्रोएबल क्लास के इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, और अगर इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, तो जो हमारी उस वाले वेरिएबल में वैल्यू को पहुंचा देगा। इसका मतलब यहाँ से मुझे वो मैसेज पास करना है जो मैसेज मैं इस वाले वेरिएबल में सेट करना चाहता हूँ। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया यार। हमने ये वाला क्या किया, ये वाला कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करना पड़ेगा और एक मैसेज पास कर दें। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ दोनों को। हमने यहाँ पर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना करके ही तो इस क्लास का थ्रो किया है। तो क्यों ना मैं ऑब्जेक्ट बनाते समय, अब आपको पता है कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाउल नॉट फाउंड, बाउल नहीं मिला। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगर बनेगा तो एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अभी हमारी इस क्लास में नहीं है, इसलिए एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पर उसको रिसीव कर लेंगे मैसेज नाम से, है ना। और इस मैसेज को हम लोग कहाँ पास कर देंगे, यहाँ पर। समझ बात आई। तो जब ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बना, थ्रो हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट के बनने पर क्योंकि हमने वैल्यू पास की, तो इस क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यानी कि ये वाला कॉल होगा, जो हमारे सुपर क्लास यानी कि एक्सेप्शन क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और वो कंस्ट्रक्टर थ्रोएबल क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जो उस डिटेल मैसेज वाले वेरिएबल में वैल्यू को पहुंचा देगा। अब वो प्रॉपर वैल्यू, ये वाली वैल्यू कहाँ पहुंच गई, ये वाली वैल्यू हमारे थ्रोएबल क्लास के अंदर जो ये स्ट्रिंग वेरिएबल था उसमें वैल्यू पहुंच गई। तो हम गेट मैसेज फंक्शन को कॉल करके उसकी वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे, है ना। अब जो गेट मैसेज वाला फंक्शन है वो इनहेरिटेंस की वजह से हमारे इस क्लास में भी अवेलेबल है, हम उसको कॉल कर सकते हैं, है ना। वार्निंग को भी आप छोड़ दीजिए, है ना। मैं प्रोग्राम को रन करूं, क्या आउटपुट मिलेगा, इनसाइड कैच रोबोट, और जब ये वाली लाइन चलेगी तो लिखेगा बाउल नॉट फाउंड। क्या लिखा है, बाउल नॉट फाउंड, है ना। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कस्टम एक्सेप्शन, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन किस तरह से बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, जिस भी क्लास का आपको एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करना है, उसको आपको चाइल्ड क्लास बना देना है एक्सेप्शन क्लास की, और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाइए जिसमें एक वैल्यू पास करिए स्ट्रिंग टाइप की, और सुपर सुपर का यूज करके आप इस एक्सेप्शन क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करिए, उसमें वैल्यू को पास कर दीजिए। तो आपके इस मैसेज वेरिएबल में वैल्यू पहुंच जाएगी, और आप गेट मैसेज का यूज करके अपने अकॉर्डिंग जो भी मैसेज आपने यहाँ पर सेट किया होगा वो मिल जाएगा, है ना। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपने आप में ही। आपने देखा किस तरह से हमने यहाँ पर बाउंड नॉट फाउंड एक एक्सेप्शन बना दिया, है ना। है ना कमाल की ये चीज। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।